प्यारे बच्चों, स्नेहाशीष। जैसा कि बच्चों आपको पहले से ज्ञात है कि आपकी द्वितीय मासिक परीक्षाएं चल रही हैं। कल आपका हिंदी की परीक्षा है। तो बच्चों आपको हिंदी परीक्षा में के अंतर्गत पाठ्यक्रम ज्ञात भी होगा, फिर भी मैं आज पुनरावृत्ति के रूप में आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या आना है। तो ध्यान दें। क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत बच्चों सबसे पहले आपको एक पाठ आना है ल्हासा की ओर, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। तो बच्चों इसमें क्या है, ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वर्णन है, जिसमें राहुल सांकृत्यायन जी सन 1929-30 के बीच में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। जब उन्होंने यात्रा की है वहाँ का वर्णन किया गया है। तो ये बेटा ल्हासा की ओर पाठ है। अगला पाठ काव्यखंड में आता है वाख, जो कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री ललित। जैसे कि बच्चों अभी मैं आपको बता रही थी कि वाख जो कविता है वो कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं ललित दत्त जी, उन्होंने रचा है। वो संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों वाख कविता में क्या बताया है कवित्री ने? वाख का मतलब है अनुभव के आधार पर लिखी गई कविता। तो उन्होंने जीवन को क्षणभंगुर बताया है और कहा है कि कवित्री कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नाव खींचना चाहती है। तो इस कविता के आप भावार्थ अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों और दूसरा पाठ है रसखान की सवैये, जिसमें इन्होंने भी कृष्ण भक्ति काव्य के कवि माने गए हैं। इन्होंने भी पूर्व जन्म में पर विश्वास रखा है, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए कृष्ण के प्रति अपना सानिध्य स्थापित करना चाहते हैं, कृष्ण की समीपता सदैव चाहते हैं, इसमें उन्होंने बताया है। और अगला बच्चों जो कृतिका आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे संग की औरतें, तो आज कौन सा पाठ आएगा इस बार? रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। मैंने आपको इसका भेजा है, सारांश भी बताया है, आपको प्रश्नोत्तर भी बताए हैं बच्चों, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। अगला आपका आता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण। व्याकरण में इस बार बच्चों केवल समास दिया गया है और समास मैंने अभी आपको कई बार पढ़ाया है। आज भी मैं व्याकरण के अंतर्गत समास की फिर से पुनरावृत्ति बता देती हूँ, तो ध्यान देंगे। चलिए समास वाला प्रकरण मैं निकालती हूँ और आप पुनः इस पर ध्यान दें। तो चलिए बच्चों, आज पुनरावृत्ति अभ्यास के अंतर्गत जो मैंने आपको प्रश्न भेजे थे, आज उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज पहला मैंने प्रश्न दिया है, आजन्म में कौन सा समास है? तो बच्चों जैसा कि पहले मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि समास कितने होते हैं, 6 हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, तो इस तरह आपके 6 समास हो जाते हैं। तो आपको अब हर की परिभाषा भी बच्चों जैसे मैंने बताई थी, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी होता है। तो आजन्म, हाँ तो बच्चों जैसा मैं बता रही थी अव्ययी भाव समास, तो इसमें क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी कहा जाता है। तो जैसे इसमें हमने बताया आजन्म, कि आजन्म में कौन सा समास है, तो आ इसमें अव्यय दिखाई दे रहा है, तो पूछा कौन से बताया गया? 3-4 समास दिए गए हैं, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव और कर्मधारय समास। तो आजन्म में आ अव्यय प्रतीत हो रहा है, इसलिए आप कौन सा समास बताएंगे? अव्ययी भाव समास। समझ में आ रहा होगा कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब दूसरा है दशानन का उचित समास विग्रह बताइए। अभी बच्चों जैसे मैंने बहुव्रीहि समास में आपको बताया भी था कि इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इसमें विग्रह करते समय क्या करते हैं? जिसका जिसकी का उदाहरण भी देते हैं। तो प्रथम क्या है मैंने उदाहरण दिया है? 10 आनन। दूसरा है 10 आनन वाला प्राणी। तीसरा है 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। और चौथा है 10 आननों का समाहार। तो बच्चों अभी मैंने परिभाषा के रूप में जैसे बताया भी था कि विग्रह करते समय क्या लगता है? जिसका जिसकी और कोई अन्य पद प्रधान की ओर इंगित करता है। तो
इसमें गा वाला है, देखें, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो दशानन, 10 हैं आनन, आनन माने मुख, है ना, रावण के लिए दशानन। व्यक्ति विशेष के सबको दशानन नहीं कहा जाता, किसी विशेष के लिए प्रयोग होता है। तो दशानन, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में दशानन आता है, इसका उचित समास विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। इसी तरह लंबोदर भी हो सकता है, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। किसी विशेष के लिए ही होता है, सबको नहीं कह सकते। तो इस तरह आगे आए। तीसरा है द्वंद्व समास का सही उदाहरण बताएं। तो मैंने परिभाषा भी पहले भी बच्चों आपको बताई थी, आज भी बता रही हूँ। द्वंद्व समास में बच्चों क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और द्वितीय पद, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में क्या लगता है, और। जब विग्रह करते हैं तो और शब्द लग जाता है। तो यहाँ भी पहले काल क्या दिया है, दिन और रात, पल पल, सिर में दर्द, देश को गत। अभी मैंने बताया था कि जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें और, एवं, अथवा ये शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए सही उदाहरण यहाँ पर क्या हो गया, दिन और रात का, पहला वाला दिन और रात, दिन और रात, ये सही उदाहरण द्वंद्व समास का हो गया। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। समझ में आया हो गया, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने में और, एवं, अथवा लगा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। हाँ तो बच्चों, आपको समझ में ही आ रहा होगा, जैसे अभी मैं परिभाषा आपको बता रही थी ना। तो समास कितने हुए, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कुल मिलाकर से 6 समास हैं, जिसमें 4 प्रमुख हैं, 2 गौड़ माने गए हैं। तो आपकी प्रत्येक की परिभाषा भी मैंने आपको बताई। तो अब ध्यान देंगे आप, जैसे आप बताया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विग समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में, समझ में आ रहा है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या पद होता है, अव्यय होता है, और पूर्व पद प्रधान भी होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और विशेष्य माना गया है ना। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का भाव लिया जाता है। प्रथम पद अव्यय भाव होता है और प्रधान भी होता है। तो इसमें आजन्म में जैसे मैंने बताई था पहले, क्या होता था, आ क्या हो गया, अव्यय था, इसलिए अव्ययी भाव समास था। और दूसरे में क्या, पुनरावृत्ति के रूप में है, इसलिए दोबारा बताती हूँ। दशानन में क्या था, समास विग्रह कीजिए। तो समास तो जाते हैं, समस्त पद को समास कहते हैं, और जब विग्रह हो जाता है, जब उसका अलग करते हैं तो विग्रह होता है। तो क्या है, 10 आनन, 10 आनन वाला प्राणी, 10 आनन जिसके अर्थात रावण, 10 आननों का समाहार। जैसे मैंने बताया था कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है बच्चों। तो इसमें उदाहरण में क्या होता है, ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य की ओर संकेत किया जाता है। तो इसमें तीसरा है 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, किसी अन्य की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यही उदाहरण आपका सत्य माना गया है। तो ये हो आपका दशानन का उचित समास विग्रह हो गया। अगला था द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की भी मैंने बच्चों परिभाषा बता दी आपको, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और लगता है। इसी तरह बच्चों कर्मधारय समास भी होता है ना, और द्विग समास होता है, और अव्ययी भाव समास, जैसे पहले भी आप समझे, बहुव्रीहि समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, एवं, अथवा लगा देते हैं। तो यहाँ पर सही क्या उत्तर हुआ, दिन और रात। तो बच्चों इसके मैं कुछ और भी उदाहरण बता दे रही हूँ। जैसे पहला था आजन्म, नहीं, आजन्म अव्ययी भाव का था। तो अव्ययी भाव का समास के तुम्हारे बहुत सारे भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आमरण यानी मरण तक, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, आजीवन यानी जीवन पर्यंत। इसी तरह दूसरा बहुव्रीहि का उदाहरण था तो दशानन ना। तो इसी तरह मैंने बताया जैसे लंबोदर, ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसके अर्थात विष्णु जी की ओर संकेत किया गया है। तो ये बहुव्रीहि का द्वंद्व समास के जैसे उदाहरण मैंने इसमें एक आपको दिन और रात दिया गया है, तो और बहुत भी हो सकते हैं, जैसे भाई बहन ना, माता पिता, स्त्री पुरुष,
दाल रोटी, है ना। तो अविच्छेद ये भी समास हो गया। विग्रह क्या करेंगे, माता और पिता, दाल और रोटी, स्त्री और पुरुष, रुपया पैसा यानी रुपया और पैसा यानी और लग गया। तो इस तरह बच्चों ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। आपको बहुत सारे भी उदाहरण आपको दूंगी मैं अभी, है तो उसको भी आप करेंगे। तो जैसे आपको इनके उदाहरणों को आज अव्ययी भाव के समास के कुछ उदाहरण ध्यान देंगे, उनको मैं पुनरावृत्ति के रूप में फिर बता दे रही हूँ, ध्यान दें। जैसे आजन्म दिया ही है मैंने आपको, आमरण, यथा नियम, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, रातों रात, यथामति, इस तरह उदाहरण हो गए। बहुव्रीहि जैसा कि बच्चों अभी मैं आपको बता रही थी प्रश्न संख्या 4 पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पढ़ें। है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब इनमें आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको बहुव्रीहि समास का उदाहरण छांटना है। पहला है खट्टा मीठा, फिर है लंबोदर, फिर यथाशीघ्र, फिर है पंचवटी। अभी के जैसे कि परिभाषा से ज्ञात ही होता है, बताई भी थी अभी आपको परिभाषा, है कि जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान की ओर संकेत करते हैं, विशेष के लिए प्रयोग किया होता है। और विग्रह करने पर उसमें जिसका जिसकी लिख देते हैं। जैसे खट्टा मीठा ना, इसमें खट्टा और मीठा हो जाता है, यानी यह द्वंद्व समास हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के लिए। तो ये संबोधन किसके लिए किया गया है, गणेश जी के लिए। तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, यही आपका बहुव्रीहि समास है, लंबोदर। फिर आता है यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र तो आपका है नहीं, ये क्या है, अव्ययी भाव समास हो गया, प्रथम पद अव्यय है। पंचवटी, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो ये आपका द्विगु समास हो गया, तो ये भी नहीं है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया लंबोदर, नहीं लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। समझ में आ रहा होगा बेटा। अगला प्रश्न आता है, किस समास में प्रथम पद विशेषण होता है। अब आपको सबकी परिभाषाएं बताई भी गई हैं कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में होता है, कर्मधारय समास में, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तत्पुरुष समास में तो उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये भी समास नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये भी नहीं माना जाएगा। अब तीसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास यही समास होता है जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य। जैसे नील कमल है, तो कमल की विशेषता क्या हो गई, नीला, तो इसलिए क्या हो गया ये कर्मधारय समास। तो जिस पद में प्रथम पद विशेषण होता है वो क्या होता है, कर्मधारय समास। समझ में आया होगा कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो बच्चों आपको परिभाषा अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, तभी आप इसको छांट पाएंगे। फिर भी आपको सुविधा की दृष्टि से पुनः समझाती हूँ, पुनरावृत्ति के लिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर दृष्टिपात करें। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ध्यान देंगे। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ध्यान दो बच्चों। अभी मैंने परिभाषा के रूप में बताया भी था कि तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, प्रथम पद गौड़ होता है और दूसरा पद, अंतिम पद मतलब दूसरा पद, इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी दूसरा। अंतिम पद मतलब दो पद होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद, तो उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। परिभाषा आपको याद होंगी तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे, आशा है कि आपको पता भी होंगे। अब चलें अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये तो तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सबकी परिभाषाएं भी आपको परिभाषित कर दी हैं, बता दी हैं, समझा दी हैं। चलें प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। चले अगला प्रश्न मैंने बोला, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अभी परिभाषा बोली थी मैंने तत्पुरुष समास की, तो प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है, प्रमुख जो नहीं होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और मैंने पूछे भी हैं आपसे उदाहरण, पहला, दोनों, दूसरा और चौथा। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा है ना। अंतिम पद, प्रथम पद गौड़ होता है, न पहला पद प्रधान होता है, न दोनों पद प्रधान होते हैं, न चौथा पद प्रधान होता है, बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है।
तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों, अच्छी तरह से समझना, कल आपका पेपर भी है ना, और आपके बहुविकल्पी प्रश्न इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, वो कौन सा समास होता है। अगर आपने परिभाषा पढ़ी है तो आप त्वरित उसका उत्तर देंगे। द्विग समास में बच्चों क्या होता है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास ही होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में भी बताई, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद की ओर इंगित संकेत करता है। तो कौन सा समास होता है जो दोनों पद प्रधान होता है, नहीं द्वंद्व समास, जिसमें विग्रह करने पर और लग जाता है, एवं लग जाता है, अथवा लगता है, विशेषकर और ही लगता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, यानी माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, सुबह और शाम, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये आपका द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। परिभाषा आपको प्रत्येक समास की परिभाषा आनी अनिवार्य है, तभी आपको समझ में आया होगा। तो ये आप उत्तर समझ गए होंगे। तो चलें अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 9वें प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों देखें, द्विगु समास, प्रश्न मैंने क्या आपसे पूछा है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो 4 विकल्प आपके पूछे, नवरत्न, नीलांबर, पीतांबर और देशाटन। ये आपका मैंने 4 विकल्प पूछे। अब आपको इसमें क्या छांटना है, द्विगु समास का उदाहरण, कि इनमें जो 4 आपको विकल्प हैं इनमें से कौन सा द्विगु समास है। तो फिर पुनः यही बात आती है कि आपको परिभाषा आती है कि नहीं। अभी द्विगु समास की परिभाषा है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। विग्रह करने में समूह है, समाहार लगा देते हैं, संख्यावाची होता है। तो इसमें नीलांबर में पहला पद कोई संख्यावाची नहीं समझ में आ रहा है, पीतांबर में भी कोई प्रथम पद संख्यावाची नहीं दिख रहा है, देशाटन में भी कोई प्रथम पद संख्यावाची नहीं दिख रहा है, लेकिन नवरत्न यानी 9 रत्नों का समाहार, नवरात्रि 9 रात्रियों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, चौपाया 4 पायों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। समझ में आ रहा होगा। तो इसमें 9 यानी 9, नव माने नया से नहीं है, 9 से मतलब है 9 रत्नों का समाहार। समझ में आया। प्रथम पद संख्यावाची होता है जिसमें, तो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो बहुत सारे भी उदाहरण मैंने जैसे बताए, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह ना, अष्टभुज 8 भुजाओं का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। तो यहाँ पर नवरत्न हुआ, तो 9 रत्नों का समाहार, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हुआ सही रूप में। तो आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपका सही उदाहरण हो गया। तो और अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। इसमें आपको छांटना है। मैंने आपको समस्त पद दिए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा इसमें विकल्प है जो तत्पुरुष समास को परिभाषित कर रहा है, यानी कौन सा तत्पुरुष समास है। तो रातों रात, यथा नियम, प्रतिवर्ष, वनवास। अब ध्यान दें बच्चों, न रातों रात में आपका ऐसी कोई परिभाषा में समझ में आ रहा जो तत्पुरुष समास है। यथा नियम, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रतिवर्ष, ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है, प्रथम पद अव्यय है। अब आता है वनवास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति विग्रह करने में वो विभक्ति लग जाती है। पूर्व पद में विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास में, और विग्रह करने में उसी विभक्ति कारक की विभक्ति लग जाती है। तो अर्थ क्या निकला वनवास में, वन में वास, यानी सप्तमी यानी अधिकरण तत्पुरुष, वन में वास। पूर्व पद में विभक्ति का लोप होता है और विग्रह करने पर वही विभक्ति लग जाती है, तो वही समास का भेद भी माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, वन में वास, यानी
सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण तत्पुरुष, वन में वास, में लग गया, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में और पर, तो वनवास क्या हो गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। तो इस तरह बच्चों बहुत सारे उदाहरण होंगे आपको समझ में आया, जैसे राजगृह, राजा का गृह, राज। तो बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया होगा समास। तो व्याकरण में आपका जो समास ही दिया है मैंने इस बार, और आपको कुछ मैंने ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न मैंने आपको पुनरावृत्ति के रूप में समझाए, आपने भी समझ लिए होंगे अच्छी तरह सभी लोग। और आज अच्छी तरह से पुनः अभ्यास करना, और जो भी मैंने पाठ्यक्रम में बताया है गद्य में, क्षितिज में, कृतिका में, काव्य में, वो सब आप अच्छी तरह से भली भांति भावार्थ सारांश तरह सब पढ़ेंगे और त्वरित रूप से प्रश्नों के उत्तर देंगे। ध्यान दें बच्चों, यहीं से आज आपका समाप्त मैं करती हूँ। समय सीमा आपको पता ही है कितनी है, ध्यान देंगे 30 मिनट है और 20 मार्क्स का है, तो आप समय का ध्यान रखेंगे। समय से बाद आपका बच्चे सम्मित नहीं माना जाएगा, तो इसलिए समय से पूरे ही ध्यान देंगे। अगर यदि किसी बच्चे का कोई कठिन समस्याएं, कठिनाई आ रही, समस्या आ रही हैं, या तो आप समय से पहले सूचित करेंगे, और नहीं तो आप जैसे मैं आज कुछ बच्चों ने, एक आध बच्चों का हुआ था, उन्होंने कॉपी पर, कप की सीट पर लिख करके उसके उत्तर तुरंत प्रेषित कर दिए थे समय के पूर्व ही, तो वो भी मान्य आपका हो जाएगा। अन्यथा आप समय से पूर्व दे देंगे, वही अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, आज आपका इतना ही पाठ्यक्रम समाप्त कर